हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस का टेस्ट सीरीज चला जा रहा है 2022 का। ये टेस्ट नंबर आपका 19 है। 18 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जेपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी और एमपीपीएससी, ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए। या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी फॉलो कीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 का डेट आ चुका है, कैलेंडर भी आ चुका है। 12 जून 2022 को प्री एग्ज़ाम है। उसके हिसाब से आप लोग अभी से तैयारी जारी रखिए, ठीक है। बाद में क्या होता है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है, तब लोगों को याद आता है कि अरे हमें तैयारी करनी चाहिए थी, या टेस्ट सीरीज देखना चाहिए था, या फिर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए थी। तो आप लोग अभी से लगिए, काफ़ी टाइम में आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य और क्षेत्र में संबंधित गलत युग्म पहचानिए। रास नृत्य ब्रज क्षेत्र में, कालाबाजी अवध क्षेत्र में, चौरसिया नृत्य जौनपुर में, मयूर नृत्य सोनभद्र में। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोक नृत्य और उसके क्षेत्र से संबंधित गलत युग्म बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए, रास नृत्य ये कहाँ पे होता है, तो ये जो है कि रसलीला के समय पे होता है ब्रज क्षेत्र में। कलाबाजी ये कहाँ पे होता है, तो ये अवध क्षेत्र में होता है। चौरसिया नृत्य की हम बात करें तो ये जौनपुर में होता है। और मयूर नृत्य की हम बात करें तो ये कहाँ पे, ये सोनभद्र में नहीं होता है। देखिए, मयूर नृत्य इसमें क्या होता है कि मोर पंख पहन करके नृत्य करते हैं लोग, तो ये कहाँ पे होता है, ये ब्रज क्षेत्र में होता है। तो डी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ फांसी दी गई थी? नैनी, गोंडा, फैजाबाद, गोरखपुर। राजेंद्र लाहिड़ी, इनको कहाँ पे फांसी दी गई? देखिए, इससे रिलेटेड ना कई सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, क्या हुआ कि 9 अगस्त 1925 का दिन था और 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, इसमें क्या हो गया कि सरकारी खजाना को लूट लिया गया। कहाँ पे, तो ये काकोरी रेलवे स्टेशन के पास में। देखिए, काकोरी कांड के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये काकोरी रेलवे स्टेशन के पास में लूट लिया गया। और इसमें कौन कौन थे मुख्य रूप से, तो इसमें थे राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग जो है कि इसमें शामिल थे। तो इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं, देखिए अभी ये पूछ रहा है कि राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ फांसी दी गई, लेकिन इसमें 6 लोग हैं। 6 लोगों का भी मतलब आप लोग याद रखिए। राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ फांसी दी गई, तो इनको तो दे दिया गया गोंडा में, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन आ जाता है राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई, तो उनको गोरखपुर में दी गई। अशफाक उल्लाह को कहाँ दी गई, तो इनको फैजाबाद में दिया गया। और रोशन लाल को कहाँ दिया गया, तो इनको इलाहाबाद में दिया गया फांसी, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन जो काकोरी कांड से, ये डेट भी याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 की बात है ये, ठीक है। और एक थे चंद्रशेखर आज़ाद, ये क्या हो गए कि ये फरार हो गए, ठीक है। तो ये 6 लोग हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत आता है। कभी आ जाएगा राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ फांसी दी गई, कभी आ जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला को कहाँ फांसी दी गई, अशफाक उल्लाह को कहाँ फांसी दी गई, रोशन लाल को कहाँ फांसी दी गई। तो ये सब सारी चीज़ें आ जाती है, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। गलत युग्म बताइए। नौह झील मथुरा में, दहर झील आगरा, भोजपुर ताल सुल्तानपुर और बरुआ सागर झांसी। देखिए, इसमें कुछ झील के नाम दिए गए हैं और आपको जगह के नाम दिए गए हैं कि ये कहाँ पे है, ये बताना है। तो नौह झील ये कहाँ पे पड़ता है, मथुरा में है ये, ठीक है। देखिए, भोजपुर ताल ये सुल्तानपुर में है, और बरुआ सागर ये झांसी में है। दहर झील की हम बात करें तो ये आगरा में नहीं है। आगरा में नहीं है तो कहाँ पे है, तो ये है आपका हरदोई में। बी ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। करेला, धौलका एवं ललित सुरखा उत्तर प्रदेश में किसकी किस्में मतलब प्रजातियां हैं? आम की, अमरूद की, सेब की, केले की। देखिए, कुछ प्रजातियों का नाम दिया गया है, करेला, धौलका, ललित सुरखा। ये उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है कि किसकी किस्में या प्रजातियां हैं। तो कौन से फल की है, मतलब किसकी है, तो ये है आपकी अमरूद। अमरूद की ये सब सारी प्रजातियां हैं, करेला, धौलका एवं ललित सुरखा। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? गोरखपुर, झांसी, मुजफ्फरनगर, बागपत। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ पे स्थित है ये? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 नक्षत्रशाला हैं, ठीक है। कौन कौन है? एक तो हो गया वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, कहाँ है ये? तो ये है आपका
गोरखपुर में। दूसरा है आपका कौन, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, वो कहाँ पे है, तो वो लखनऊ में है। और तीसरा कौन सा नक्षत्रशाला है और कहाँ पे है सिचुएटेड, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वार्षिक उत्सव एवं उनसे संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। कबीर महोत्सव मगहर, लठमार होलिकोत्सव मथुरा, कल्की महोत्सव आगरा और यमुना महोत्सव मथुरा। देखिए उत्तर प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यूपी पीसीएस हो चाहे लेखपाल हो, यूपी पुलिस हो, या मतलब उत्तर प्रदेश के जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन, टेट वगैरह हो, सीटेट हो, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सब सारी चीज़ें। कुछ महोत्सव के नाम दिए गए हैं और कहाँ पे ये महोत्सव लगते हैं। देखिए कबीर महोत्सव ये कहाँ पे लगता है, तो मगहर में लगता है। लठमार होली महोत्सव मथुरा में है। अगर हम बात करें यमुना महोत्सव की, तो ये आपका मथुरा में लगता है। लेकिन कल्की महोत्सव ये कहाँ पे लगता है, तो ये कल्की महोत्सव लगता है आपका कहाँ, ये संभल में लगता है। आगरा में कौन सा, तो आगरा में ताज महोत्सव होता है, लगभग फरवरी के महीने में लगता है ताज महोत्सव आगरा में, ठीक है। कल्की महोत्सव कहाँ पे, तो ये है आपका संभल में। तो सी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, आगरा। छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज ये कहाँ पे स्थित है, तो ये सिचुएटेड है आपका लखनऊ में। देखिए इसके पहले ना छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज, इसके पहले इसका क्या नाम था, तो इसका नाम था किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। काफ़ी KGMU ये जो है कि काफ़ी फेमस है, लखनऊ में है, ठीक है। और ये जो है कि 16 सितंबर 2002 में ये एक बिल, मतलब एक अधिनियम पारित करके इसका नाम चेंज किया गया, क्या, छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज, ठीक है। और जो ये किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है ना, ये बहुत पुराना है, लगभग 1911 के करीब का है ये, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसका नाम चेंज करके छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज रखा गया, या फिर कब बिल पास किया गया, कब अधिनियम पास करके इसका नाम चेंज किया गया, ये सब सारी चीज़ें आ जा सकती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज है, ये किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के नाम पे ये, मतलब ये पहले जाना जाता था, लेकिन अब जो है कि 16 सितंबर 2002 के बाद एक अधिनियम पारित करके इसका नाम कर दिया गया छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल कॉलेज, ठीक है। गलत युग्म बताइए। हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद, भारतीय भवन पुस्तकालय इलाहाबाद, राज्य हिंदी संस्थान मथुरा एंड मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे, सॉरी देखिए ये जो है कि मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए ये आप लोग बताएंगे हमें, ठीक है। देखिए हिंदुस्तान एकेडमी इलाहाबाद, ठीक है, ये जो है कि आपका इलाहाबाद में है। भारतीय भवन पुस्तकालय ये कहाँ पे है, ये भी आपका इलाहाबाद में है। राज्य हिंदी संस्थान ये कहाँ पे है, ये मथुरा में नहीं है, ये है आपका वाराणसी में, ठीक है। राज्य हिंदी संस्थान, तो सी ऑप्शन आपका गलत है। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पे है, तो वाराणसी में। देखिए मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे लिखना मतलब हो गया होगा। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब किया गया था, 1985-86, 1977-78, 1981-81 एंड 1991-92। बात की जा रही है अंत्योदय योजना के बारे में। इसका शुभारंभ कब किया गया था, तो इसका शुभारंभ किया गया आपका 1977 से 78 में। बी ऑप्शन आपका सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 2011 से 2016, 2012 से 2017, 2013 से 2018 एंड 2010 से 2015। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी जाए। देखिए ये 5 वर्ष की योजना रहती थी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन ये के थ्रू जो भी मतलब योजना आयोग था उसके तहत जो ये चलाई जा रही थी पंचवर्षीय योजना। बट ये आज के डेट में पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया गया है। अभी इसकी जगह पे नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कब से कब तक थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी 2012 से 2017। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना ही चल रही थी, तो 2015 में नीति आयोग ला दिया गया, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना के पदेनाध्यक्ष कौन होते थे, तो इसके भी पदेनाध्यक्ष जो है कि आपके प्रधानमंत्री जी होते थे, योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष, और नीति आयोग के भी अध्यक्ष जो है कि वही है, प्रधानमंत्री जी हैं। देखिए अगर हम बात करें ये इसकी,
तो ये 1946 में गठित की गई थी केसी नियोगी समिति, ठीक है। और इसी के आधार पे 15 मार्च 1950 को, ठीक है, इसका गठन किया गया, ठीक है। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, किसके मतलब आधार पे, तो केसी नियोगी समिति के आधार पे। और केसी नियोगी समिति कब गठित की गई थी, तो 1946 में गठित की गई थी, ठीक है। और जो है कि आपका अभी आज के डेट में इसके उपाध्यक्ष कौन है ये बताइएगा हमें, ठीक है। मतलब नीति आयोग है आज के डेट में, तो नीति आयोग के अध्यक्ष तो कौन है, प्रधानमंत्री जी हैं, बट उपाध्यक्ष जो है कि कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की, 7वीं में, 3री में, 5वीं में, 9वीं में। पूछा जा रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि कृषि क्षेत्र ने ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की, ठीक है। कौन सी वो पंचवर्षीय योजना थी, तो वो थी आपकी 3री पंचवर्षीय योजना। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जो है कि आपका 1961 से 66 तक थी 3री पंचवर्षीय योजना। और कृषि उत्पादन की वृद्धि दर जो है कि कितना, -1.0% दर्ज की गई थी, ठीक है। इस पंचवर्षीय, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है, कि आता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र ने ऋणात्मक वृद्धि प्रदर्शित की और कितना, तो ये इतना की थी, कौन सी, 3री पंचवर्षीय योजना। इसका जो है कि ड्यूरेशन क्या था, 1961 से 1966 था। देखिए ये ऋणात्मक वृद्धि दर क्यों दर्ज की इसने, क्या हो गया था, तो देखिए इस टाइम पे भारत के लिए युद्ध, अकाल और राजनीतिक अस्थिरता का काल था ये, ठीक है। 3री पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो 1961 से 66 के बीच था। देखिए अगर हम बात करें तो 1962 में क्या हुआ था, भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है। 1965 में क्या हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 1962 में भारत और चीन का हुआ और 1965 में किसका हुआ, तो भारत और पाकिस्तान का हुआ, ठीक है। उसके बाद से 1965-66 में क्या हो गया कि भीषण सूखा पड़ गया। देखिए युद्ध हुआ भी और सूखा भी पड़ गया, ठीक है। इस वजह से जो है कि आपका ये जो है कि ये जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें ऋणात्मक कृषि वृद्धि दर प्रदर्शित की गई थी, ठीक है। देखिए 3री योजना की बात हम करें, 3री पंचवर्षीय योजना की, तो इसमें ही 1964 ईस्वी में आपका रूस के सहयोग से बोकारो आयरन एंड इंडस्ट्री की स्थापना की गई 1964 ईस्वी में। FCI जो आपका FCI है इसकी भी स्थापना 1965 में इसी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, ठीक है। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी एंड उपरोक्त सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी क्या कहलाती है, तो वो बेरोजगारी कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए ऐसी बेरोजगारी कब उत्पन्न होती है, जब अर्थव्यवस्था में चक्रीय मतलब कि ऊंच नीच आता है, ठीक है। जैसे कि तेजी हो जाए, आर्थिक सुस्ती हो जाए, आर्थिक मंदी हो जाए तथा पुनरुत्थान हो जाए। इन सब अवस्थाओं में जो कि चक्रीय बेरोजगारी होती है, ठीक है। और ये जो आपका है ना, ये क्या बोलते हैं, आर्थिक सुस्ती, आर्थिक मंदी और ये तेजी या फिर पुनरुत्थान, ये सब 4 अवस्थाएं जो है ना, ये जो है कि पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता है ये। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का अर्थ है पूंजी परिसंपत्तियां जो प्रयोग में नहीं है, बैंक जमाएं जिनका निवेश नहीं किया जाता, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती एंड कम ब्याज वाले ऋण। क्वेश्चन पूछा है कि वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों का अर्थ क्या होता है। तो देखिए गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ क्या होती है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए RBI के गाइडलाइन के अनुसार क्या है कि वाणिज्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण जिसका मुख्य रकम मतलब मूलधन और उस पर जो ब्याज दे है ना, वो क्या होता है कि 90 दिनों तक वसूल नहीं हो पाती है। 90 दिन मतलब कि 3 महीने तक वसूल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो क्या होता है, तो उसे गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति में शामिल कर लिया जाता है। बात समझ गए आप लोग। देखिए कुल मिलाकर के जो
ये बैंक है ना, वाणिज्य बैंक, उनके द्वारा जो दिया गया ऋण होता है ना, अगर ऋण दिया गया है तो उसका मूलधन है और उसका ब्याज है। अगर 90 दिनों तक हम नहीं उसको देते हैं, वो नहीं वसूल हो पाती है उसको, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, गैर निष्पादकारी परिसंपत्ति। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा सी, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती हो, उसे कहते हैं ये। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था? चौथी, पाँचवीं, सातवीं, नौवीं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ये किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका चौथी, ए ऑप्शन आपका सही है। चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1969 से 74 के बीच थी। देखिए इस चौथी योजना का जो प्रारूप है ना, इसके अध्यक्ष थे कौन? DR गडगिल, इन्होंने ये तैयार किया था। ये भी क्वेश्चन आता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप है किसने तैयार किया था? तो DR गडगिल ने तैयार किया था, और इस टाइम पे मतलब ये उपाध्यक्ष भी थे। ठीक है, 1969 में जो 14 जो वाणिज्य बैंक थे उसको नेशनलाइज कर दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि 14 बैंकों का नेशनल मतलब राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये 1969 में किया गया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना उस टाइम पे चल रही थी, तो उस टाइम पे 14 बैंकों का क्या किया गया? तो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, 1974 की हम बात करें तो इसमें भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया। ठीक है, भूमिगत नाभिकीय परीक्षण 1974 चौथी पंचवर्षीय योजना के में ही किया गया ये। ठीक है, अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण की भी बात किस पंचवर्षीय योजना में की गई, मतलब पर्यावरण पे भी बात अगर की गई तो किस पंचवर्षीय योजना पे में की गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई। ठीक है, पर्यावरण मुद्दों पे बात की गई। ठीक है, तो ये सब सारे क्वेश्चन चौथी पंचवर्षीय योजना से आते हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? अनाच्छादन, भूपरिभ्रमण, भूघूर्णन, विवर्तनिक। भूकंप का मुख्य कारण क्या है? देखिए भूकंप जो है कि किन किन चीज़ों से आता है, मतलब कैसे आता है भूकंप? तो भूकंप की उत्पत्ति जो है कि ज्वालामुखी से होती है, ज्वालामुखी क्रिया जब होती है तो। भू संतुलन, ठीक है, आपका जो है कि भ्रंशन, प्लेट विवर्तनिक, परमाणु बम का परीक्षण, इन सब सारे स्थितियों की वजह से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन, विवर्तनिक। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। रुई के ढेर जैसे मेघों को पुकारा जाता है? अलका, पच्छाब मेघ, पुंज कपासी मेघ, पर्तिले अस्तरी मेघ, जलद मेघ। रुई के ढेर जैसे मेघों को पुकारा जाता है, तो इसको जो है कि पुंज मतलब कपासी मेघ। देखिए कपासी मेघ जो है ना, ये धुनी हुई रुई या कपास की ढेर की तरह प्रतीत होती है। ठीक है, और इस मेघ मतलब इस मेघ से कभी कभी ही वर्षा होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वह प्राकृतिक खंड जो संवहनीय वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? मानसून प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, रूम सागरीय मतलब कि भूमध्य सागरीय प्रदेश, एंड सेंट लॉरेंस प्रदेश। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह प्राकृतिक खंड जो संवहनीय वर्षा के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा प्राकृतिक खंड है वो? तो वो है आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए संवहनीय वर्षा क्या होती है? ठीक है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो धरातल के कमी गर्म होने के बाद वायुमंडल में उत्पन्न संवहन धाराओं से होने वाली वर्षा को हम संवहनीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार की वर्षा कहाँ पे? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में होती है। तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाए। देखिए यहाँ पे ये होता है कि रोज़ दोपहर तक धरातल गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण जो है कि संवहन धाराएं उठने लगती है, और दोपहर के बाद क्या होता है? घनघोर वर्षा हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, डाउनस्लैंड, अर्जेंटीना, पंपास, उत्तरी अमेरिका, प्रेयरीज, कनाडा, सवाना। देखिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में निम्नलिखित नामों से मतलब किस किन नामों से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है,
कि वो कहाँ कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में तो उसको डाउनलैंड के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास हैं डाउनलैंड, ठीक है, उसको जो कि ऑस्ट्रेलिया में मतलब इस नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना, ठीक है, अगर हम बात करें अर्जेंटीना की तो इसमें जो है कि पंपास के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अर्जेंटीना में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। उत्तरी अमेरिका और कनाडा में प्रेयरीज के नाम से जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में, ठीक है। और कनाडा में जो है कि सावाना नहीं, इसमें जो है कि नहीं सॉरी सावाना जो है कि कहाँ पे, तो पूर्वी अफ्रीका मतलब कि केन्या और तंजानिया में ये चीज़ें जाना जाता है सावाना के नाम से, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कनाडा में नहीं, सावाना कहाँ में, पूर्वी अफ्रीका, केन्या और तंजानिया में। तो ये डी ऑप्शन आपका सही जोड़ा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन है? याकोहामा, हिटाची, कांगोशिमा, हिरोशिमा। जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन कौन सा है? तो ये है आपका याकोहामा, ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये जापान का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, ठीक है, और याकोहामा जो है जापान की जनसंख्या की दृष्टि से टोक्यो के बाद ये क्या है, दूसरा बड़ा नगर है। सबसे बड़ा नगर टोक्यो है जापान में, दूसरा बड़ा नगर आपका याकोहामा है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? शुंडा गर्त हिंद महासागर में, ओलुशियन गर्त उत्तरी प्रशांत में, टोंगा गर्त दक्षिणी प्रशांत में और प्यूर्टो गर्त दक्षिणी अटलांटिक में। सुमेलित नहीं है। देखिए शुंडा गर्त ये हिंद महासागर में है, ओलुशियन गर्त ये उत्तरी प्रशांत में है, टोंगा गर्त ये दक्षिणी प्रशांत में है और प्यूर्टो गर्त ये कहाँ पे, ये दक्षिणी अटलांटिक में नहीं है, ये आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में कैरेबियन द्वीप समूह के निकट ये स्थित है। तो डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था आपसे कल मतलब पिछले वीडियो में कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं अकार्बनिक द्रव्य, खनिज, कार्बनिक द्रव्य, पोषक तत्व। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो हरे पौधे होते हैं वो पैदा करते हैं क्या, तो कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। सारगासो सागर प्रख्यात है अधिक गहराई के लिए, उष्ण महासागरीय धाराएं के लिए, समुद्री शैवाल से भरे स्थिर जल हेतु या फिर अत्यधिक निम्न तापमान हेतु। सारगासो सागर किसके लिए प्रख्यात है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS 2022 और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो सकते हैं। इन सब सारे जगहों पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।